हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 के पेडागोजी के प्रश्नों को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। केवीएस 2013 में पेडागोजी के कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसे हम लोग दो पार्ट में हल करेंगे। आज पार्ट 1 में कुल 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बचे हुए 20 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो किस वर्ष में बच्चे वर्णमाला की पहचान करना शुरू कर देते हैं? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे पहले अपने नाम के अक्षरों को पहचानना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष की आयु के बच्चे वर्णमाला की पहचान करना शुरू कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तब वह क्या सीखते हैं? यहाँ पर सीखते होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तब वह क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या फिर यह सभी? तो जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तो वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और उनके बीच संघर्ष भी बना रहता है। तो वह यह सभी सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? भावनाओं, विचारों, आचरणों या फिर इन सभी से? तो मनोविज्ञान आपका सामान्यतः भावनाओं, विचारों, आचरण यानी कि इन सभी से संबंधित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान क्या है? भाषा का उद्गम, भाषाओं के बीच संबंध, इसका विवरण कि समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती हैं या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाषा विज्ञान आपका भाषा का उद्गम भी है, भाषाओं के बीच संबंधों को भी दर्शाता है तथा इसका विवरण कि किस समय के साथ भाषाएं कैसी बदलती हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है? परिपक्वन, तत्परता, आनुवंशिकता या फिर गतिशीलता? तो शारीरिक वृद्धि और विकास परिपक्वन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? परिपक्वन, क्योंकि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों या क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास को आकार देने वाले वातावरण घटकों में शामिल है। तो कौन सा शामिल है इसमें से? संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता या फिर यह सभी? तो विकास को आकार देने वाले वातावरणीय घटकों में आपका संस्कृति भी शामिल है, पोषण की गुणवत्ता भी शामिल है तथा पढ़ाई की गुणवत्ता भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह सभी ही शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। किसके बाद? पारितोषिक, प्रोत्साहन, नतीजे की जानकारी या फिर दंड? तो प्रेरणा आमतौर पर प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। किसके बाद होनी चाहिए दोस्तों? प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। अगर प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था है जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। और जो प्रेरणा होता है यह आपका जन्मजात भी होता है तथा अर्जित भी होता है और यह प्रायः प्रोत्साहन से प्रेरित होने के बाद ही आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक क्लास मॉनिटर चलने का क्या मापदंड? एक क्लास मॉनिटर यहाँ पर चलने नहीं बल्कि चुनने होगा दोस्तों, कि एक क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए? शैक्षणिक प्रदर्शन, शारीरिक गठन, छात्रों की पसंद या फिर शिक्षक की पसंद? तो एक क्लास मॉनिटर चुनने का जो मापदंड होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि छात्रों की पसंद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शैक्षणिक प्रदर्शन व शारीरिक गठन तो उत्तम है या वह शिक्षक को पसंद है।
अपितु एक क्लास मॉनिटर का निर्धारण संपूर्ण कक्षा के छात्रों की पसंद द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे मॉनिटर को पसंद करेंगे तो उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, जिससे कि एक अनुशासित कक्षा का निर्माण होगा और वे उसे अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करके कक्षा की सभी गतिविधियों में सहज महसूस करेंगे, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा का निर्माण होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष डैश से मिलता है। एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष किससे मिलता है? आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता से, ऊंची हैसियत से, आर्थिक लाभ से, या फिर सम्मान और प्रतिष्ठा से। तो एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष स्वयं के सम्मान व प्रतिष्ठा से मिलता है, क्योंकि यदि शिक्षक में स्वयं का सम्मान नहीं है तो उसके विद्यार्थी क्या अनुकरण करेंगे। इसलिए एक अच्छा व प्रभावशाली अध्यापक वह है जो विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक तथा अन्य के सामने किसी भी गलत बात के लिए नहीं झुकता है तथा अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप एक टीचर होते हैं तो ऐसे में आप कौन सा कदम उठाते इन चारों ऑप्शंस में से? क्या आप विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हटाएंगे, या फिर छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे, या प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, या फिर छात्रों को सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन करने से बचना चाहिए? तो आपके हिसाब से कौन सा सही जवाब होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई करें दोस्तों। फिलहाल जो इसका सही जवाब है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो इसका सही जवाब है कि छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए, कि वे छात्रों की एक सभा को बुलाकर उन्हें संतुलित आहार तथा ताज़ा व स्वच्छ भोजन खाने से होने वाले लाभ तथा उनके प्रभाव का वर्णन करेंगे। ठीक है, एक टीचर होने के नाते, और घटिया एवं रोड की भोजन सामग्री खरीदने से बचने को कहेंगे तथा ऐसी भोजन सामग्री से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में छात्रों को बताएंगे। इससे क्या होगा कि छात्र शिक्षक द्वारा स्वास्थ्य के प्रति कही गई हितकर बातों पर ध्यान देंगे एवं बाहर की भोजन सामग्री को खाने से बचेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हों तो आप क्या करेंगे? छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे, या प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे, या छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, या फिर उन छात्रों को सख्त सजा देंगे? तो आपके एनसीआर 2005 में या फिर आरटीई 2009 में कहीं पर भी बच्चों को दंड देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है किसी भी शिक्षक को, चाहे वह मानसिक दंड हो चाहे शारीरिक दंड हो दोस्तों। ठीक है, तो यह नेगेटिव ऑप्शन में होगा। तो आपको ना तो छात्रों को क्लासरूम से बाहर निकालना है, ना ही डराना है, और ना ही प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करना है, और ना ही उन छात्रों को सख्त सजा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है। यानी कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके कक्षा के सभी छात्र आपको पसंद करने लगे? उन्हें अपने गृह कार्य पूरा करने में मदद करेंगे उनका, या उन्हें कहानियाँ और चुटकुले सुनाएंगे, या फिर उनका पाठ्यक्रम तेज़ी से पूरा कराएंगे, या फिर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि एक टीचर होने के नाते एक सफल शिक्षक वही होता है जो क्या करता है, अपने सभी विद्यार्थियों से सहानुभूतिपूर्ण समान रूप से व्यवहार करता है और सभी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह है, तो आप कैसा
व्यवहार करेंगे? पहला लोकतांत्रिक, दूसरा निरंकुश, तीसरा सबके लिए स्वेच्छाचारी या फिर चौथा जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि लोकतांत्रिक। एक शिक्षक के रूप में आप लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष एक तरह का एक सीखने का माहौल है जहां बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? उसके माता पिता को शिकायत कर देंगे, या प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देंगे, या फिर उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे? तो आपको तो बच्चों को दंड देना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आप कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो आपको उसके माता पिता से शिकायत नहीं करना है, बल्कि उसके गलतियों को खुद से ही हैंडल करना है, तो यह भी गलत होगा। और आपको प्रिंसिपल को भी रिपोर्ट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ये सब नेगेटिव आंसर्स होंगे और हमको पॉजिटिव आंसर खोजना है, तो इसका सही जवाब होगा कि उसकी समस्या को आप जानने का प्रयास करेंगे और मदद करने की कोशिश करेंगे उसका समाधान करने में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता, तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? आप कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे? तो आपको बच्चों को अपमानित नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। तीसरा है कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से ही पता है। तो जी नहीं, आपको बच्चों की गलतियों को इग्नोर भी नहीं करना है, याद रखिएगा। बच्चे को दंडित करेंगे तो यह तो सरासर गलत जवाब होगा, क्योंकि आपको बच्चे को किसी भी प्रकार से दंड नहीं देना है। तो इसका सही जवाब होगा कि उस बच्चे के प्रति आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे क्या करेंगे, परामर्श देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? उसकी आर्थिक हैसियत, समाज में लोकप्रियता, ज्ञान और सम्मान, या अधिकार और ताकत? तो किसी अच्छे शिक्षक के प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त ज्ञान और सम्मान को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। जो शिक्षक ज़्यादा ज्ञानी होगा वह उतना ही ज़्यादा सम्मान के प्राप्त होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को उचित प्राथमिकता देनी चाहिए? माता पिता के साथ बातचीत, साथी शिक्षकों को समझना, समुदाय को समझना, या फिर बच्चों को समझना? तो प्राथमिक शिक्षा से पहले दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है दोस्तों। और प्राथमिक स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। और प्रारंभिक शिक्षक को बच्चों को समझना सबसे पहली उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कौन सा होना चाहिए? बच्चों को समझना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आमतौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता डैश में दिखती है। कहाँ दिखती है? सभी छात्रों में, छात्राओं में, कमज़ोर छात्रों में, या फिर अपंग छात्रों पर? तो आमतौर पर कहा जाए तो सभी छात्रों को पढ़ाई की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। किसको? सभी छात्रों को पढ़ाई की आवश्यकता है, चाहे वह कमज़ोर हो या फिर अपंग हो या फिर किसी भी पिछड़े परिवेश से संबंध रखता हो, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे एवं व्यक्ति मानसिक कुशलता, नैतिक और शारीरिक शक्ति का विकास करना सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।